ओम ओम आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उन प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री के क्या इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। जो पेज नंबर 11 से लेकर 20 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, और एक प्रश्न को हम 2 बार रीड करेंगे, जो कि आपको जल्दी से याद होगा। और ये बहुत ही उपयोगी है। जान ही रहे ल्यूसेंट के बारे में, ये हर एक एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या एसएससी, रेलवे, एनी अदर एग्जाम के लिए क्या है, उपयोगी है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद है। शुरू करते पेज नंबर 11 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। ये इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, हम पिछला 113 तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म मृदभांड, हाथी की कुल्हाड़ी एवं अस्थि अवशेष, ये सभी उपयोगी है। देखिए, कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के लिए उपयोगी है जीवाश्म मृदभांड, हाथी की कुल्हाड़ी एवं अस्थि अवशेष, ये सभी उपयोगी है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से। भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से। निम्न में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? सिंगसुगुर को। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुर को। भारत के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन ने। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड के। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड के। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। निम्न में किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने। किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? ये कहा चार्ल्स डार्विन ने। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित किया है।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कॉपी मानव। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कॉपी मानव। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कॉपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोतक करता है द्विपदी। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोतित करता है द्विपदी। होमो सेपियन नियंदरथाल नामकरण में नियंदरथाल है स्थान। होमो सेपियन नियंदरथाल नामकरण में नियंदरथाल है स्थान। नियंदरथाल स्थित है जर्मनी में। नियंदरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्न में कौन होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम है क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी एवं चार्ल्स। होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम है क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और चार्ल्स। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग किस युग का समानार्थी है। हिमयुग का। प्लीस्टोसीन युग किस युग का समानार्थी है। हिमयुग का। हिमविहीन युग किस युग का समानार्थी है। होलोसीन का। हिमविहीन युग किस युग का समानार्थी है। होलोसीन का। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्न में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था। मध्यपाषाण काल में। किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था। मध्यपाषाण काल में। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है। गार्डन चाइल्ड की। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है। गार्डन चाइल्ड की। और देखेंगे 12 नंबर पेज। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाला क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। गार्डन चाइल्ड ने। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। गार्डन चाइल्ड ने। किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। नवपाषाण काल में। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, सही है। इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, ये भी सही है। ये और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, एकदम सही है। इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, एकदम सही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाया आरंभ किया। नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। नवपाषाण काल में। किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से। किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से।
कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु रजा ढाबी। कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु रजा डीबी। कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? गुफा कराल, बुर्ज होम और मार्तंड, ये सब कश्मीर में स्थित है। कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? बुर्ज होम, मार्तंड, गुफा कराल कश्मीर में स्थित है। कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? महागारा, कोलडिहावा और लहुरदेवा। नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? महागारा, कोलडिहावा और लहुरदेवा। नौपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। नौपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। निम्न नौपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयमपली। नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयमपली। बनास संस्कृति की संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। बनास संस्कृति की संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नवादा टोली। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मानव संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नवादा टोली। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? H.D. संकालिया ने। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? H.D. संकालिया ने। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 संस्कृति। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालुर। महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालुर। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। सही है। इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती है। एकदम सही है। ये आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। सही है। इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती है। एकदम सही है। इससे जल का आबाद आपूर्ति संभव हो पाती, इसी कारण से जो है दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी के किनारे या झरने के किनारे मिलते थे। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया से। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया से। ताम्र भंडार का भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भोजपत्र या ब्रूजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? रिंगवेरपुर से। भोजपत्र या भूर्जपत्र भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? रिंगवेरपुर से। रिंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद में। रिंगवेरपुर सिंगरौर भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद में। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए? पुरापाषाण युग के। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग के। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 4 हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, इसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसको इनके प्रश्नों को देखते हैं अब।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है मिस्र की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन थे मिस्र की सभ्यता की, चीन की सभ्यता की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक। सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्र तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। एकदम सही है। कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। एकदम सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की समान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान यह भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। हड़प्पा स्थल रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे हैं। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे और हड़प्पा रावी नदी किनारे। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से।
मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ये सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आधे शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आधे शिव का। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का स्थल भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये भारत में स्थित नहीं है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित है, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के बारे में गलत है कि वे लोग लोहे से परिचित, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के बारे में सही है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता के बारे में सही है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा डैमाबाद या महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा डैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकागेंडर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकागेंडर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकागेंडर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा डैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज के। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आधे ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था वे थे दयाराम सोहनी और राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था वे थे दयाराम सोहनी एवं राखाल दास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल।
बैल पशु की आकृति से जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बैल से ज्ञात होता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्न में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट डीजी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तल पर स्थित नहीं है? तट पर, कोट डीजी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? सुरकोटदा, लोथर और बालाकोट ये सब समुद्र तट पर स्थित है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर को चुनाव कीजिए। सूची 1 में प्राचीन अस्त्र है, सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है। लोथल से गोडीवारा मिला है। लोथर से पुरातात्विक अवशेष गोडीवारा मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। इसका आंसर भी होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का। किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का। हाथी, गेंडा और बाघ का निरूपण हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी परिचित थे सोना एवं चांदी से, टीन एवं शीशा से, तांबा एवं कांसा से। तांबा एवं कांसा से, टीन एवं शीशा से, सोना एवं चांदी से हड़प्पावासी परिचित थे। निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान या दिवसव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। किस स्थल से युगल समाधान या दिव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन एवं सोना का। हड़प्पावासी जिन धातुओं का आयात करते थे वे थे चांदी, टीन एवं सोना का हड़प्पावासी आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदखासा से। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखासा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक एवं सुरतोगोई। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक एवं सुरतीगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथर एवं सुटकागेंडर, कुंटासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये सभी कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथर एवं सुटकागेंडर, कुंटासी एवं अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये सभी थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव आधे शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, हिरण का, गैंडा एवं भैंसा का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में
किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, हिरण, गैंडा एवं भैंसा का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हू से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? चन्हू से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार और चोंच में मछली, दबाए, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल से। लोथल स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल से। स्वतंत्रताोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। जौ, दालें और गेहूँ ये सब हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, एकदम सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, इसलिए पता चलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सही है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में, एकदम सही है। उस काल में भारत में कपास का वस्त्र बनाए जाते थे, एकदम सही है। इस पर इसका आंसर सी होगा। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पीय स्थल और स्थिति। मंडा हड़प्पीय स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंडा हड़प्पीय स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद हड़प्पीय स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। दायमाबाद हड़प्पीय स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। कालाबंगा हड़प्पीय स्थल राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पीय स्थल राजस्थान में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी हड़प्पीय स्थल हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी हड़प्पीय स्थल हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा का। शेर का, गाय का और हाथी का, ये सभी का हुआ है। चन्हूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चन्हूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चन्हूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल हड़प्पीय स्थलों में से मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। अब पढ़ेंगे शायद हम लोग वैदिक पीरियड, वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है।
पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक, और पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, एकदम सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, एकदम सही है। वे कई झुंडों में भारत आए, ये भी सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू ज्ञान नहीं था, जो गेहूँ और चावल का था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद से। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, सबसे पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और लास्ट में उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। भारत के राज्य चिह्न में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारत के राज्य चिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, महर्षि मनु तो प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। शूल सूत्र किस पुस्तक से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वेद ये करते हैं। ऋग्वेद को होता या होती कहा जाता है। ऋग्वेद के यह कर्ता को होता या होती कहा जाता है। यजुर्वेद के अधर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के पठन करने वालों को अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है।
सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वयु कहा जाता है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्री कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कन्नड। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कन्नड। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। 10 राज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? 1/10 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग के नाम से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूचियों को सूची 2 के साथ उल्लेखित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र मंत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में मंत्र एवं कर्मकांड है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है और ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे केकय के। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में।
कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? अंतरंजी खेड़ा से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्न में कौन प्रस्थानत्रयी से में शामिल नहीं है? भागवत। निम्न में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। प्रस्थानत्रयी में शामिल है भगवत गीता, ब्राह्मण, ब्रह्मा सूत्र एवं उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा की गई है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि है। सामवेद में संगीत है। सामवेद में संगीत है। सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की गई है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भीतर भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भीतर भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार या लुहारगिरी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। मृदभांड, पोटरी, आभूषण एवं बढ़ईगिरी काष्ठकारिता। और सुमिलित कीजिए उपवेद इसका संबंधित वेद है। आयुर्वेद का आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का। गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र उपवेद है अथर्ववेद का। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र उपवेद है अथर्ववेद का। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र उपवेद है अथर्ववेद का। गंधर्ववेद उपवेद है सामवेद का। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। और आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक को। ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 है। आर्य भारत में संभवतः आय मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आय मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुतियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुतियां थी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। प्रतिलोम विवाह तब मानी जाती है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसे प्रतिलोम कहा जाता है। वैदिक युग में यौ कहा जाता है जौ को। वैदिक युग में यौ कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। व्रीहि शब्द प्रयुक्त होता हुआ है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुनिश्चित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद छात्र शास्त्र से संबंधित है। छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को सभा को नरिष्ट या अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया। अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायनी संहिता में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायनी संहिता को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं समरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं समरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं समरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन सनारोहण से संबंधित यज्ञ है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी नदी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब नदी है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब नदी है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यासा नदी है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास नदी है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास नदी है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों की कुल संख्या 16 है।
सुमिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह सनातन वर्ण या जाति का विवाह को कहा जाता है। ब्रह्म विवाह कहा जाता है समान वर्ण या जाति का विवाह को। देव विवाह कहा जाता है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को। देव विवाह कहा जाता है पुरोहित या पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह को। आर्ष विवाह कहा जाता है कन्या मूल रूप में एक जोकी गाय या व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह कहा जाता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को। प्रजापत्य विवाह कहा जाता है बिना दहेज के विवाह को। प्रजापत्य विवाह कहा जाता है बिना दहेज के विवाह को। प्रजापत्य विवाह कहा जाता है बिना दहेज के विवाह को। आर्ष विवाह कहा जाता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को। देव विवाह कहा जाता है पुरोहित का पारस्परिक में मिले कन्या के साथ विवाह करने को। ब्रह्मा विवाह कहा जाता है समान वर्ण या जाति का विवाह को। इस पर इसका आंसर ये होगा। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। आसुर विवाह को कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को कहते हैं आसुर विवाह। कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को कहते हैं आसुर विवाह। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। असुर विवाह होता है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह है। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह है। सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह है। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। तीन ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। तीन ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। तो तीन ऋण में कौन शामिल है? तीन ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण। तीन ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। संग्रहित्री को कोषाध्यक्ष कहा जाता था। भाग दूध को कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छता या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद के का शिक्षक को कहा जाता था। छत्ता या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद के का शिक्षक को कहा जाता था। अक्षवाप पांसे की खेत में राजा का सहायता करने वालों को कहा जाता था। अक्षवाप पांसे के खेल में राजा को सहायता करने वालों को कहा जाता था। अक्षवाप पांसे के खेल में राजा का सहायता करने वालों को कहा जाता था। छता या छत्री प्रतिहारी या राजप्रसाद का संरक्षक को कहा जाता था। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। इस पर इसका आंसर ये होगा। रीति या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। रीति या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण देवता को। निम्न में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण। जल या समुद्र का देवता है वरुण। तीनों कर्मों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? विष्णु को।
तीन क्रमों पगों को में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? विष्णु को। सुमृत कीजिए। पुष्णु विवाह का देवता है। पुष्णु विवाह का देवता है। रुद्र पशुओं का देवता है। रुद्र पशुओं का देवता है। धौस या धौ जगत का पिता है। धौस या धौ जगत के पिता है। अदिति देवों की महान माता है। अदिति देवों के महान माता है। अदिति देवों के महान माता है। धौस या धौ जगत के पिता है। रुद्र पशुओं का देवता है। पुष्णु विवाह का देवता है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्य की लक्षणानी की विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित है, ये विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी ऋग्वेदिक आर्य की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित है। ऋग्वेदिक आर्य के लक्षण थे। वे अश्व, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित है। सही है। वे गौ से परिचित थे। वे संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित है। ये भी सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु का। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रमु का। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये भी सही है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। धर्म का मतलब होता है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। सही है। रीत मतलब मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसे रीत कहा जाता है। ए और बी दोनों सही है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? बीजे तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजे तिलक ने। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदी और आधुनिक नाम। कुभा का आधुनिक नाम काबुल नदी है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल नदी है। परुसनी को रावी नदी है। परुसनी का आधुनिक नाम रावी नदी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक नदी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। परुसनी का आधुनिक नाम रावी है और कुंभा का आधुनिक नाम काबुल नदी है। इस पर इसका आंसर बी होगा। ऋग्वेद में 228 सूक्त है। ऋग्वेद में 228 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाड को। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाड को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव ने संबंधित थे ऋषि गौतम रहुगण से। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह थे माधव से संबंधित ऋषि से थे ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह थे माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। निम्न में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? न्याय, धूर्त
एवं सुशिक्षित। चार्वाक दर्शन की शाखाएं है धूर्त एवं सुशिक्षित। चार्वाक दर्शन की शाखाएं है धूर्त एवं सुशिक्षित। इस पर इसका आंसर डी होगा। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। अब पढ़ेंगे महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच में है। पढ़ेंगे कौन? चैप्टर नंबर 6 महाजनपद काल। महाजनपद का काल कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक के काल को। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वर्ष महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वर्ष महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। हरेक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है? अजातशत्रु को। हरेक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृद भांड पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले का पालिष्कृत बर्तन। किस प्रकार का मृद भांड या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले का पालिष्कृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा गया है? घनानंद को। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत क्षेत्रफी बनाया? डेरियस या दारयबाहु प्रथम। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत या क्षेत्रफी बनाया? डेरियस या दारयबाहु प्रथम को। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उसका वंश है। बिम्बिसार हर्यक वंश से संबंधित है। बिम्बिसार हर्यक वंश से संबंधित है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। मध्य पद्मानंद नंद वंश से संबंधित है। मध्य पद्मनंद नंद वंश से संबंधित है। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार मौर्य वंश के हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के हैं। महापद्मनंद नंद वंश के हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश के है एवं बिम्बिसार हर्यक वंश के है।
महापद्म नंद नंद वंश के है, बिंदुसार मौर्य वंश के है, कलाशोक शिशुनाग वंश के और बिंबिसार हर्यक वंश से हैं। इस प्रकार से आज का जो जो आज का जो वीडियो है वह ख़त्म हो चुका है। आज हमने पेज नंबर 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को देखे, जो कि ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहास के प्रश्नों को देखे हैं 11 से लेकर 20 तक है। ये जो ल्यूसेंट का औष्णिक समान ज्ञान है, ये जो है 2023 का थी 2023-24 वाला जो संस्करण है, ये 2023-24 वाला संस्करण है ल्यूसेंट का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आप इन वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि याद हो, 2-3 बार देखिएगा तो याद पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाय।